Morning students, welcome back with the next topic, and today we are going to discuss about energy stored in an inductor. Okay, ये एक इंडक्टर है which is connected to a battery along with a tapping key. अब यहाँ पर आप ध्यान दें, as we close the key, what happens? The current starts rising from 0 to its peak value. Current अपने increase करना start करेगी. As current through the inductor rises, the magnetic flux linked with the inductor also changes, and because of that change in magnetic flux, induced EMF develop across the two ends of the inductor, and direction of that induced EMF is such that it opposes the cause that produced it. Okay, यानी कि इसके इस एंड की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी और इस एंड की पोलैरिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये इस राइजिंग करंट को अपोज करेगा. वो तभी पॉसिबल है जब ये एंड उसका पॉजिटिव एंड हो और सेकेंड एंड उसका नेगेटिव एंड हो. अब यहां पर आप ध्यान देना कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर इज गिवन बाय माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी. ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सपोज ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट इज V. अब मुझे ये बताओ कि अगर हम Q चार्ज को सपोज वी हैव टू शिफ्ट Q चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हमें इस चार्ज को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इन सच केस द वर्क डन इन मूविंग द गिवन टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. ओके, विच इज इक्वल टू V, जो कि किसके इक्वल है? V के इक्वल है. Means work done in moving the charge from one point to another is equal to the product of the charge and potential difference between the 2 point. अब आप ध्यान देना, मैं यहां पर आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि करंट राइज कर रही है. Means this battery is passing certain amount of charge through the given inductor. अब ऑलरेडी चार्ज पास हो रहा है और इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रखा है. नाउ in order to pass additional amount of charge through the inductor against the induced EMF, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट इतना चार्ज को पास करने के लिए दिस बैटरी हैज टू परफॉर्म वर्क, एंड वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड विच इज इक्वल टू E, जो कि किसके इक्वल है? जो कि E के इक्वल है. एंड दिस E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. ओके, हम इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज dq into L di by dt. Okay, and we know that dq by dt is equal to I, means this work done is equal to L I di. Okay, because dq by dt इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय I. यह है small amount of work done in passing dq amount of charge across the inductor. Okay, तो total amount of work done को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट on the both side. Okay, तो ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा W, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, यहां पर आप देखो कि वेरिएशन इन करंट इज इनिशियली 0 एंड द पीक करंट इज I नॉट, यानी कि करंट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू I नॉट. तो हमें इंटीग्रेशन लेना है विद द लिमिट्स 0 टू I नॉट. L is self-inductance of the coil, which is a constant term which depends upon shape, size and nature of the coil. Okay, it can be taken out from the integration sign, and within integration we have I di, and we know that integration of I di it is equal to I square by 2. Okay, तो इसके अकॉर्डिंग इस पार्ट के इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं I square by 2 with limits 0 to I नॉट. अब यहां पर आप ध्यान दें कि अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, जैसे लोअर लिमिट रखेंगे वो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि जब हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे वी गेट L इंटू I नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस 0. ओके, यानी एक तरह से वर्क डन किसके इक्वल आ गया? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ L I नॉट स्क्वायर. अब यहां पर आप ध्यान दें कि बैटरी इज परफॉर्मिंग वर्क. ओके, and same work done by the battery, it gets stored in the inductor in the form of energy, और उसी एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर,
or we can write that this amount of work done performed by the battery, it gets stored in the inductor in the form of potential energy. So therefore potential energy which gets stored in the inductor is given by half of L I naught square. यहां पर मैंने करंट की पीक वैल्यू को I naught कंसीडर करते हुए ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है. सपोज द करंट इन द इंडक्टर एट एन इंस्टेंट इज I. मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये जो करंट है ये किसके इक्वल है? I के इक्वल है. तो therefore the energy stored in the inductor is given by half of Li square, and this is the required relation or expression for energy stored in an inductor. Okay, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि energy stored in the inductor is given by half of Li square, where L is the self inductance of the coil and I is the current flowing through the inductor. अगर करंट चेंज होगी तो एनर्जी स्टोर की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी. यहां आप ध्यान दें कि ये हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है जिस तरह से हमने कैपेसिटर के केस में डिस्कस किया था कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ ऑफ CV स्क्वायर. ओके, बाद में हमने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किया था और एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका एक्सप्रेशन कितना आ रहा था? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ये कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इस पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां पर आप ध्यान दें कि इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द एनर्जी डेंसिटी. इसका मीनिंग क्या है? एनर्जी डेंसिटी इट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर. यानी इस इंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ ऑफ Li स्क्वायर. अब यहां पर आप ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर, मान लेते हैं इसकी लेंथ स्मॉल l है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है. ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज A into L, and L is the self inductance of the coil which is equal to mu naught n square L into A, where A is area of the coil, L is the length of the coil. Okay, अगर ये वैल्यूज हम यहां पर रखें तो वी कैन राइट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर L A I स्क्वायर अपॉन A L. ओके, A L और ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर I स्क्वायर. मैं एक काम कर रहा हूं कि यहां पर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और म्यू नॉट से डिवाइड भी कर रहा हूं. इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू नॉट, और ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इज म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर I स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं. अब आप ध्यान देना कि किसी भी इंस्टेंट पर इस कॉइल में, इस सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? वी नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलिनॉइड इज गिवन बाय mu naught ni, where n is the number of turns per unit length and I is the current through the coil or through the solenoid. यानी कि ये mu naught ni we can replace it by B. So therefore energy density it can be written as half of B square by mu naught. Okay, ये relation clearly indicate कर रहा है कि energy is stored in the inductor in the form of B. B means magnetic field. यानी कि इंडक्टर के केस में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए इसको हम म्यू बी भी लिख सकते हैं. जैसे यहां पर हम लिखते हैं म्यू ई. ये रिलेशन इंडिकेट करता है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशन, और इस टॉपिक का सिर्फ एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन एक बार आप ध्यान दें कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ ऑफ Li स्क्वायर एंड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट. यानी कि इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि कैपेसिटर के केस में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर एंड एनर्जी डेंसिटी
उसका फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान दें कि यहां पर हमने एलसी सर्किट को ड्रॉ किया हुआ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर को, यानी कि ये इंडक्टर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, एक चार्ज कैपेसिटर को किसी इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करें। जब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इस केस में हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर इज 0। ओके, यानी इस केस में ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इंडक्टर के अक्रॉस या इंडक्टर के थ्रू कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है? 0 है। अब आप ध्यान दें कि जैसे ही हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, व्हाट हैपेंस? दिस कैपेसिटर इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर। क्योंकि इसको सर्किट क्लोज मिल रहा है तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर के कारण सर्किट में करंट फ्लो करेगी और जैसे जैसे करंट फ्लो करेगी उस केस में आप क्या होगा उस चीज को ध्यान दें कि इस केस में क्योंकि करंट चेंज हो रही है तो इसके कारण इंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रिड्यूसेस। यानी कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो धीरे धीरे कम होगी और वो एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है? इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां पर क्या चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होगा और इसका मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिड्यूस हो रही है। वो एनर्जी कहां जा रही है? नाउ इट गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप ध्यान देना, बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग करंट, इस चेंजिंग करंट के कारण इस इंडक्टर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द राइजिंग करंट। यानी कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव एंड इस साइड में होगा, नेगेटिव एंड इस साइड में होगा, उसी केस में ये राइजिंग करंट को अपोज कर सकता है। ओके, अब फर्दर में आप चेक करें कि जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, यानी कि नाउ इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होगी? 0। ओके, और ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि द होल एनर्जी इट गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस केस में पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है और कितनी है? हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी, नाउ इट गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। यानी कि एनर्जी डेंसिटी उस केस में इसके इक्वल हो जाएगी। अब आप ध्यान देना, ऐसे केस में द फ्लक्स थ्रू द इंडक्टर इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब इस केस में फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, तो देयरफॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट विल बिकेम इक्वल टू 0। अभी तक करंट का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, यानी हम बोल सकते हैं कि इस साइड ये करंट का डायरेक्शन था। ओके, अब आप ध्यान देना, फ्लक्स कैसा है? मैक्सिमम है और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? 0 है, क्योंकि उस इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स के कांस्टेंट होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगी। अब आप ध्यान देना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, क्योंकि अब फर्दर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है। ओके, ऐसे केस में क्या होगा? द फ्लक्स स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। अब इस इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स रिड्यूस होगा। अगर इस इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स रिड्यूस होता है तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब आप ध्यान देना, अगले पार्ट में मैं यहां पर आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस इंडक्टर के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट रिड्यूसिंग फ्लक्स अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द टू एंड ऑफ द इंडक्टर। ओके, अब यहां पर जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था। अब यानी कि राइजिंग फ्लक्स के केस में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी थी, तो डिक्रीजिंग फ्लक्स के केस में ये पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड होगा।
Now this inductor will behave as a battery, as a source of electric current, और इसके कारण सर्किट में करंट फ्लो करेगी, इसके कारण सर्किट में करंट फ्लो करेगी. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट थ्रू द सर्किट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन. ध्यान देना, यहां पर करंट का डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज था, अब भी हमें क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज है. नाउ दिस करंट स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन. ये करंट जो है इस कैपेसिटर को फिर से चार्ज करना स्टार्ट करेगा, यानी कि अब क्या होगा कि फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, फ्लक्स कम हो रहा है. फ्लक्स कम होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अगर कम हो रही है तो वो एनर्जी कहां जा रही है, नाउ इट गेट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. आगे ध्यान दें, अगर मान लेते हैं कि जब फ्लक्स, when the flux linked with the coil became zero, इसका मतलब now the energy stored in the inductor is zero. सारी एनर्जी कहां गई, पूरी की पूरी एनर्जी कहां गई, now the whole energy it get stored in the capacitor in the form of electric field. पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, in the form of electric field. Now again the capacitor is fully charged. यानी इस केस में फिर से कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई. इट मींस द होल एनर्जी इज नाउ अगेन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ध्यान देना, फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है. ऐसे केस में क्या होगा, फ्लक्स कितना है, जीरो, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है. नाउ अगेन द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर. लेकिन इस केस में करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू नेगेटिव. ओके, तो यानी कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज होगा तो अब इसके अगले पार्ट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. ओके, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो फिर से धीरे धीरे कम होगी, यानी कि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है. और वो एनर्जी कहां जा रही है, इट गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फ्लक्स फिर से बढ़ रहा है, उसके कारण इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जो कि इस चेंजिंग करंट को फिर से अपोज करेगा. और ये उसकी पॉजिटिव पोलरिटी होगी, ये नेगेटिव पोलरिटी होगी. अपोज कर रहा है, बट करंट क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ओके, एंड द सेम साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन, एंड दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन. अगर हम ये कंसीडर करें कि इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इन सच केस अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें टू शो द वेरिएशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड का ग्राफ प्लॉट करें विद टाइम, तो अब आप ध्यान देना कि ऐसे केस में हम कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉ करें या दोनों के अक्रॉस हम कर सकते हैं, यूवी लिख सकते हैं या फिर यूवी लिख सकते हैं. तो किसी भी एक की एनर्जी की बात करें, अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर की एनर्जी इनिशियली क्या थी, मैक्सिमम थी. ओके, धीरे धीरे कम हुई, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हुई, एंड सो ऑन. तो इस तरह का जो ऑसिलेशन है, अगर हम ये कंसीडर करें इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. यानी कि जिसमें एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, बट वी नो दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट और वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह का हमें नहीं मिलेगा. उस केस में हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एनर्जी स्टोर्ड in the system always remain constant. लेकिन क्योंकि जब करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, some part of the energy is wasted in the form of heat, तो energy of the system gradually decreases. Energy of the system gradually decreases. और जो वेरिएशन हमें नजर आएगा, एनर्जी का चेंज जो नजर आएगा वो इस तरह का नजर आएगा. And such type of oscillations are called damped oscillations. Okay? यहां पर आप ध्यान कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलसी ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी. इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जो हमें इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए थ्रू डायग्राम. तो आपको अगर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो मिनिमम आपको ये 6 डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं और ये ग्राफ प्लॉट करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, whereas in case of damped oscillation energy of the system gradually decreases, and the frequency of LC oscillation is equal to 1/2 pi under root of LC.